ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी सोच पे, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से लिखना चाहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। और इस वीडियो के पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और हमने देखा सेट क्या होता है और मैथमेटिक्स में हम सेट क्यों पढ़ते हैं। और एक और चीज देखी थी, दैट इज इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीके होते हैं इसके, पहला है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म। सो इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पहला एग्जांपल है अपने सामने, इसमें लिखा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन अपने को दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो अपने को क्या करना है, अपने को सॉल्यूशन सेट बनाना है। ये जो इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन होगा ना उसका अपने को सेट बनाना है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो कलेक्शन की बात हो रही है और सेट अपने को बनाना है। और अपने को पता है सेट दो तरीके से होता है ना, सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन में अपने को कह रहे हैं कि आप रोस्टर फॉर्म बनाइए, ठीक है। अपने दोनों कर लेंगे पर एक बार रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने को सॉल्यूशन सेट बनाना है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपने काफी टाइम देख रखा है पिछली क्लासेस में। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। तो इसमें जो मिडिल टर्म है ना, ये जिसकी पावर 1 है, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया 2x माइनस एक्स में, इसका वही आ जाएगा। और फिर इसको क्या किया, इधर इन दोनों पहली दो टर्म में से मैंने x कॉमन ले लिया, फिर x प्लस 2 माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेके x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, फिर बचेगा x माइनस 1, ये इक्वल टू 0। और फिर इन दोनों में कोई चेंज नहीं, बस इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखा है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 2। मतलब दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 2। तो ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब इसको सेट की फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए कुछ नहीं, ये एक तरह का कलेक्शन है और ये कलेक्शन के अंदर चीजें हैं 1 माइनस 2। तो इसको बस सेट की फॉर्म में लिखना है। और सेट में क्या हो जाता है, वो कलेक्शन की जो चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या मेंबर बोल दो, ठीक है। तो इसके सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो उस सेट का एक नाम दे देते हैं कि अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है इस इक्वेशन का। तो अपन ने कर दिया लेट पी, मतलब कोई भी कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, ABCD अपन ने P लिख दिया। सो लेट P बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका सॉल्यूशन सेट का नाम अपन ने P दे दिया। सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। हाँ, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, ये जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं ना, जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ये राउंड ब्रैकेट होते हैं। इनको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। और एक और चीज होती है, इनको बोलते हैं ब्रेसेस, BRACES, ब्रेसेस भी इनको बोलते हैं। सो ये आपके सामने आंसर है, ठीक है। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो बस इसका सॉल्यूशन ये रहा, सेट के फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। इसी का वैसे अपन ऐसे तो आंसर हो गया, बट इसी का अगर अपने को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो तो एक्चुअली क्या, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म ही है, बट इसको अलग से फॉर्मेट ऐसे कर सकते हैं। देखो जैसे P इक्वल टू, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना दी, उसको पढ़ते थे ना अपन। देखो P इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इस कॉलन का मतलब सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ना, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है x। तो x की इसके जो भी सॉल्यूशन होंगे वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म तो ये था और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ठीक है, फिर अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि राइट द सेट। ये एक अपने को सेट दिया हुआ है। सेट कैसे, बिकॉज ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दिया हुआ है और x लिखा हुआ है। ये फॉर्मेट अपन ने पढ़ा था ना, किसका फॉर्मेट है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, सेट ही है ये, ठीक है। सो राइट द सेट, ये जो सेट दिया हुआ है इन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर में दिया है, रोस्टर में लिखना है। हाँ, तो इसमें देखो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। इसको अपन रीड कैसे करते हैं, द सेट ऑफ ऑल x such that x is a positive integer and x square is less than 40। ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया। सो ये डेफिनेशन और कैसे पढ़ना है वो तो अपन देख लिया। अब अपन देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। ऐसे तो आपको पता होगा, अपने को पता है, बट फिर भी थोड़ा क्लियरली समझते ताकि आगे कभी कोई कंफ्यूजन ना आए। सो नंबर लाइन आपको याद है, मैंने पार्ट 1 में आपको नंबर लाइन के बारे में कुछ बताया था। एक्स एक्सिस अपन ने एज्यूम करी, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें ये 0 यहाँ पे ओरिजिन होता है।
सो ओरिजिन पे 0 हो गया। इसके से जो बड़ा है, इसके जो राइट में सब दिया हुआ ये सब पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 100,000 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जहां तक ये जा सकता है। और इसके पहले -1 -2 -3 -4 -5 -100 ऐसे करके जहां तक भी नेगेटिव साइड में जा सकता है। तो ये नंबर लाइन है। और इसके ऊपर इंटीजर अपन ने देखा था ना, इंटीजर अपन ने क्या देखा था, जितने भी नंबर लाइन पे नंबर है वो सब इंटीजर है। बट इसमें करेक्शन ये था कि जो भी पॉइंट वाले नंबर है ना, या फिर ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर जिनका आंसर पॉइंटों में आता हो या डेसिमल में आता हो, तो वो वाले नंबर इंटीजर नहीं है। जैसे कि 0 1 के बीच में क्या क्या आएगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। तो ये जो पॉइंट वाले नंबर, इसी तरह से 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2.1 2.3 2.5 ऐसे करके। इसी तरह से -2 और -3 के बीच में आएगा -2.7 या फिर, है ना। तो ये जो पॉइंट वाले नंबर है ना, इन पूरे पूरे नंबर्स के बीच में, वो इंटीजर नहीं कहलाते, ये अपन ने देखा था। अब इंटीजर में 2-3 छोटी मोटी कैटेगरीज है, आपको इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, बस नाम से ही पता पड़ जाएगा। वो ये देखो, पहला है पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, जो भी इंटीजर पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट में मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 0 जो नंबर है ना, वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। सो 0 इज नीदर पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया। जो तो ये ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव पता ही इससे पड़ता है, 0 के रेफरेंस से। तो अपने को वो नहीं देखना, कि अपने को बस ये ध्यान रखना है कि 0 जो है ना, वो ना ही एक पॉजिटिव नंबर है और ना ही एक नेगेटिव नंबर है। सो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, 0 तो उसमें आएगा नहीं, तो इसमें पॉजिटिव कौन से हैं, 1 से लेके शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इनफाइनाइट तक। सो 1 2 3 4 5 फिर 100 500 इस तरह से इनफाइनाइट तक जितने नंबर्स है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर। और आप एक छोटी सी चीज और देखिए, ये जो अपन ने लिखा ना 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये और क्या है, ये वही तो है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कह दो या फिर पॉजिटिव इंटीजर कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये नोट करने वाला पॉइंट है, मतलब ध्यान में रहे तो अच्छा है। एंड अब नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जो भी नेगेटिव है, 0 तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 इस तरह से लेके -100 या जो भी बीच में आएगा माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर्स नेगेटिव इंटीजर है। तो माइनस इनफाइनाइट से मैंने शुरू कर दिया, फिर ऐसे जाते जाते कम होते होते -999 या -637, फिर ऐसे करते करते -5 -4 -3 -2 -1, तो -1 पर खत्म हो जाते हैं ये नेगेटिव इंटीजर। और बीच में जो पॉइंट वाले आते हैं वो तो है ही नहीं, मतलब -3.7 ये सब तो इंटीजर ही नहीं है, तो नेगेटिव इंटीजर कैसे होंगे। अब ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी है, अपने को शायद आगे काम आ सकता है, दैट इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या कहलाएगा, देखो नॉन पॉजिटिव के नाम से क्या पता पड़ रहा है, ऐसा इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो। तो पॉजिटिव कौन सा इंटीजर नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये जितने भी नेगेटिव इंटीजर है ना, ये सारे नॉन पॉजिटिव में आएंगे। और एक और चीज आएगी, दैट इज 0, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 0 को नॉन पॉजिटिव भी तो कह सकते हैं ना। सो नॉन पॉजिटिव में आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर और 0। इसी तरह से नॉन नेगेटिव में कौन से आ जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर और 0, बिकॉज 0 को अपन नॉन नेगेटिव भी कह सकते हैं। 0 नॉन पॉजिटिव भी है नॉन नेगेटिव भी है, बिकॉज वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं है। सो ये 4 कैटेगरी अपन ने देखी। अब अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, दैट इज इसमें क्या दिया है, राइट द सेट। ये सेट दिया हुआ है, इसमें x की डेफिनेशन दी है, वो जो अपन देखते हैं ना, ये क्या दी हुई होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दी है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो गए, देखो ये वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो x इनमें से कुछ हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज क्या दी हुई है, x स्क्वायर जो है ना, x का जो स्क्वायर है वो 40 से छोटा है। तो अब अपने शुरू हो जाते हैं, 1 का स्क्वायर बताओ 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अपन x स्क्वायर कर रहे हैं ना, x की वैल्यू देख रहे क्या क्या हो सकती है, 6 का क्या हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49। अब देखो आ गया पॉइंट, तो 49 जो है वो 40 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब 36 तक, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेकर 36 तक हो गई, 40 से कम है इसलिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 वैल्यूज है x की इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो बस इसी को सेट में पुट कर दो, इसके ऐसे लगा दो इक्वल टू, और जो भी सेट का अपने को नाम देना वो नाम दे दो। इसमें अपने स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब देखो क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर है ना, अपने जो भी सॉल्यूशन करते हैं या किसी के अंदर भी अपने जो भी सॉल्यूशन करते हैं, उसमें अपने को ये बताना जरूरी होता है कि अपन ने सॉल्यूशन में जो भी चीजें लिखी है ना, उनका मतलब क्या है। तो जैसे अगर मान ले यहाँ पे मैंने a लिख दिया, या फिर मैंने यहाँ पे
कोई भी कैपिटल लेटर जैसे के लिख दिया, तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ना के क्या है। सो मैंने लिखा लेट के बी द गिवन सेट। ये जो सेट दिया हुआ है ना, इसको मैंने नाम दे दिया के। तो के एलिमेंट्स क्या है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, तो यही इसका आंसर है। सो राइट द सेट दिस इन रोस्टर फॉर्म, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ठीक है, फिर थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या लिखा है? प्रॉब्लम में पूछा है राइट द सेट। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें बोर्ड पे लिखी है, बट आपको सिर्फ वहीं पे देखना है जहां पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? नहीं तो आपको और चीजें समझ में नहीं आएगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट द सेट, ये एक सेट दिया हुआ है A इक्वल टू, ये ब्रेसेस लगा दिए और इसमें एलिमेंट्स लिखे हैं सेट के। एलिमेंट्स क्या है वो अपन देखते हैं। सो राइट द सेट A इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन एलिमेंट्स को देखकर आप देख सकते हैं कि ये एक रोस्टर फॉर्म वाला सेट लिखा है, तो इस रोस्टर फॉर्म को अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब अपने ये काम कैसे करें, इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी किसी भी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना हो तो अपने को हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, और वो बात अपने थोड़ा इस चीज से क्लियरली समझते हैं। मान लो, अभी इधर ध्यान देना, मान लो कि अपने को एक सेट दिया हुआ है P इक्वल टू, ये कौन सी फॉर्म है, ये अपने को दिख रही है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और ब्रैकेट बंद। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस तरह का मान लो अपने को एक सेट दिया हुआ है, तो इसमें अपने क्या करेंगे, अपने को क्या दिया द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से जाते जाते इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं सारे नेचुरल नंबर है। तो P सेट क्या हो जाएगा? इस वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे P इक्वल टू, ये ब्रेसेस लगा दिए 1 2 3 4, बस यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मतलब सेट के अंदर इस तरह से इनफाइनाइट शो नहीं करते हैं। इसके बजाय अपन क्या कर देते हैं, 3 डॉट लगा देते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे कि 3 डॉट लगाने का क्या मतलब होता है, द एलिमेंट्स इन दैट सेट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। इसका मतलब क्या था कि जो उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, वो इसी पैटर्न के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। इसका मतलब जैसे ये जो पैटर्न है 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा 4 के बाद, इस पैटर्न के हिसाब से आप पहचान सकते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। तो इस 3 डॉट का यही मतलब होता है द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। उसी पैटर्न के साथ वो कंटिन्यू करते रहेंगे। इनडेफिनेटली का मतलब कभी खत्म नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे, क्योंकि नंबर भी कहीं खत्म नहीं होते, काउंटिंग कहीं खत्म होती नहीं, ठीक है। सो ये आपने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म से कैसे अपन ने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। बट यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे ये एक P लिखा हुआ है, इसी सेट को अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 फिर 2 मैंने नहीं लिखा, फिर 3 फिर 4 नहीं लिखा, 5 6 7 8, आगे तो सारा सही है 5 6 7 8, ये आगे वाला पैटर्न 3 डॉट लगा दिए तो आप कह सकते हो आगे 9 आएगा 10 आएगा इस तरह से। बट यहाँ पे मैंने 2 और 4 नहीं लिखा, तो ये गलत चीज है। मैं ये और ये सेट दोनों को एक जैसा नहीं कह सकता, बिकॉज इस वाले सेट के अंदर 2 और 4 नहीं है। ये वाला जो सेट है इसको P नॉट इक्वल टू दिस कहेंगे, बिकॉज P जो है ना वो इस सेट के इक्वल है। अपन ने एक बात सीखी थी कि जब भी कोई भी सेट होता है, जब भी हम उसको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो अपने को एक बात ध्यान रखनी होती है कि दैट एवरी एलिमेंट इन द सेट, जो भी एलिमेंट होते हैं सेट में, उन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जिसको वो सब फॉलो करते हैं, और वो प्रॉपर्टी कोई भी और एलिमेंट में नहीं होनी चाहिए जो कि सेट में नहीं है। एक्चुअली ये समझने के लिए आपको पार्ट 1 में मैंने एक बात बताई थी, उसको याद करना होगा, आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। तो जब भी हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये चीज हमें हेल्प कर सकती है, दैट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ सेट possess a single common property। मतलब ये जो सेट रोस्टर फॉर्म है ना, इसमें अपने को अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को ये ध्यान रखना है दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट possess a single common property। एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यही अपने को ऑब्जर्व करनी है इस गिवन सेट में। और वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है ना, दैट इज नॉट possessed by any element outside the set। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट दिया है ना, इसके बाहर वाले किसी भी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।
हाँ, तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और उस कॉमन प्रॉपर्टी को ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और जितने भी वो एलिमेंट्स होते हैं ना वो सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो सेट में ना हो और वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो। तो इस बात की वजह से इसमें ये जो सेट है ना, इसमें 2 और 4 ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जो इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो तो करते हैं बट वो आउटसाइड द सेट है। तो इसी बात को अपने को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अब अपन एक और चीज देखते हैं कि ये जो सेट है ना P इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से, ये क्या है, ये किससे बना है, X इज अ नेचुरल नंबर, इस वाले सेट बिल्डर फॉर्म से हमने इसको बनाया। तो अब हम इसका रिवर्स देखते हैं कि जैसे अगर अपने को कोई डायरेक्टली ये वाला सेट दे देता P इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से दे दिया, तो हम इसमें क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या देख सकते हैं इन सारे एलिमेंट में कि 1 2 3 4, तो अपने इसमें देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स जो है ना वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो बस उसी चीज को अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं दैट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो हमने बस ये कुछ चीज अपने को ध्यान रखनी होती है जब भी हम किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अब अपन इसी चीज को कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें अपने को ये सेट दिया a इक्वल टू 1 4 9 16 इस तरह से, इसको अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अपने इन सारे एलिमेंट्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी अपने को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो देखिए हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज 1 है 4 9 16 25। तो ये सब अपने को देखने में लग रहा है कि ये स्क्वायर है। तो इसमें हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। इसका मतलब अगली टर्म क्या आएगी, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब इसकी अगली टर्म होगी 36। तो बस अपन को एक कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई। तो अपन इसके हिसाब से क्या कह सकते हैं, दैट a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। बिकॉज ये 1 2 3 4 5 1 से क्या शुरू होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको वापस रीड कर सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको अपन रोस्टर फॉर्म में बना के देख लेते हैं, वापस वही आना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, x इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अपन लिख लेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे तक जाता रहेगा और फिर उनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, वापस ये वाला ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म बनाया ना, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। ये तो एक तरीका था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि अभी अपन बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको अभी अपनी नॉलेज टेस्ट नहीं करनी है, अभी हमको सीखना है। हम अपनी नॉलेज टेस्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो इसमें अपने को क्या चीज देखनी है कि जो नेचुरल नंबर्स वाला सेट है ना, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अगर मैं इस p की जगह पर एक नया सिंबल हमेशा के लिए कह दूं कि n, मैंने यहाँ पे n लिख दिया, सो n इज इक्वल टू दिस। अपने इस चैप्टर में आगे जितनी भी टाइम में हम नेचुरल नंबर के सेट की बात करेंगे ना, तो अपन हर बार इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से ब्रेसेस बना के 1 2 3 4 फिर 3 बार डॉट। इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं n। ये एक शॉर्ट फॉर्म की तरह लिखा है, इसको अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी हम n लेटर देखेंगे, कैपिटल लेटर, इसका मतलब अपन सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है कि ये सारे सिंबल्स है। जैसे अपन ने देखा था ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इन्हीं सबके सिंबल्स अपन यूज करते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स का जो सेट बनेगा, जैसे ये जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको अपन एक सिंबल से भी याद रख सकते हैं, n का मतलब है ये वाला सेट। इसी तरह से इंटीजर जितने भी होते हैं, इंटीजर्स जो अपने देखे थे, उसको भी अगर अपन सेट में कन्वर्ट करें तो वो सेट को अपन z से डिनोट कर सकते हैं। तो जहां पे भी अपन z देखेंगे उसका मतलब होगा द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसी तरह से q का मतलब होगा द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। इसी तरह से r का मतलब होगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और इसके आगे हमने देखा था ना पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स है उसमें से पॉजिटिव इंटीजर देखे थे, नेगेटिव इंटीजर देखे थे। तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट को अपन कैसे डिनोट करेंगे, z और उसके ऊपर प्लस लगा देंगे ऊपर की तरफ। सो z प्लस इज द सिंबल ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह से द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इज डिनोटेड बाय r प्लस, और q प्लस हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये एक आपको नोट करना है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन सिंबल्स को डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि हर बार अपन इतना बड़ा बड़ा सेट नहीं लिखना चाहते। तो ठीक है, वापस से हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
अब अपने बात कर रहे थे कि इस प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन है इसके अलावा भी, और वो सॉल्यूशन समझने के लिए पहले अपने को ये चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। ये क्या दिया हुआ है देखो, P इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू d। अब d तो हो गया, बट d क्या है, d दिया हुआ वेयर d बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे आपने दो चीजें देखोगे, ये जो सिंबल है इसका नाम था एप्सिलॉन और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और n का क्या मतलब है, अभी मैंने आपको बताया n होता है नेचुरल नंबर का सेट। तो ये जो d है वो बिलोंग करता है n से, मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, जो अभी अपने यहाँ देखा था 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये जो d है ना वो इसी सेट से बिलोंग करता है। दैट इज d की जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, इस तरह से चलते रहे उतना है। सो d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का ये मतलब हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, d के इक्वल है, और d क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता रहेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ना d। और d की जब ये सारी वैल्यू हो गई और x किसके इक्वल है, d के इक्वल है, तो p को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो इससे भी अपन ये वाला सेट बना दे, और ये वाला सेट क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये तो किसके इक्वल था, ये खुद ही n के इक्वल था। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चीज में अपन ने क्या देखा कि ये जो सेट है ना, यहाँ पे अपन ने p जो सेट बनाया था ये कैसे बना, इस वाली डेफिनेशन को यूज करके। ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अपन ने सॉल्व करा तो ये वाला सेट बन गया, और ये वाला सेट यहाँ पर भी बन रहा था। P इक्वल टू हमने लिखा था ना 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये किससे बना था, इस वाली डेफिनेशन से बना था। ये क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला ये लिखूं तो भी ये आ रहा है, और ये लिखूं तो भी ये आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू d वेयर d बिलोंग्स टू n। ये दोनों दिखने में अलग है बट ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है और दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों से जो सेट बन रहा है वो एक जैसा है। तो इस बात से अपन ने ये देखा कि अगर अपने को कोई इस तरह का सेट दे दे, ये दे दे या ये दे दे, जो कि एक जैसे ही हैं, दोनों सेम है, तो इनसे अपने को ऑब्जर्व करके अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बट मेन मतलब सिर्फ यही रखता है कि वो जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाया ना, उसको सॉल्व करने पर वापस से ये आना चाहिए। इसको अपन ने सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, तो ये दोनों ही फॉर्मेट सही है। तो फाइनली मेरा मतलब ये था कि हमको अगर कोई सेट रोस्टर फॉर्म में दिया है ना, एक ही रोस्टर फॉर्म वाले सेट के लिए अलग अलग सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने इसके लिए ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसी सेट के लिए हम ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने लिखा ना 149, ये वाला जो सेट दिया हुआ है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाया, इस वाले सेट को अपन इस तरह से भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका एक और तरीका हो सकता है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये रहा वो तरीका। इसमें क्या करा है हमने, ये जो सेट दे रखा है a इक्वल टू दिस, इसको अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। अपन ने एक तो ये वाला फॉर्मेट लिखा और हमने क्रॉस चेक कैसे किया था, इसको अपन ने वापस से सॉल्व किया तो अपने को ये वाला सेट मिल रहा था। इसी तरह से हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसको अपन ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, a इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू d स्क्वायर वेयर d बिलोंग्स टू n। तो d बिलोंग्स टू n का क्या मतलब x जो है ना वो तो d के स्क्वायर के इक्वल है, और d जो है वो n मतलब नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। n का मतलब द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो d की वैल्यू जब ये हो गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d स्क्वायर। तो 1 d का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से चलता रहेगा। तो इसका मतलब सेट a क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये ब्रेसेस फिर 1 4 9 इस तरह से इनफाइनाइट तक, बिकॉज a क्या है, द सेट ऑफ ऑल x। तो इस तरह से सेट बन गया। तो ये वाला सेट भी अपने को ये वाला मिल गया, तो इसका मतलब ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हमको एक चीज नोट करनी है। तो ये जो हमने एक नए तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म को बनाया है जिसमें x इज इक्वल टू डी स्क्वायर हमने लिखा है, इसका मतलब x की जो डेफिनेशन है, x की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है। तो ये इस तरह से हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है ये भी करेक्ट फॉर्म है, बिकॉज इसको सॉल्व करने पर हमें जो रोस्टर फॉर्म में सेट मिल रहा है वो बिल्कुल सही है और वो वैसा ही है जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये एक दूसरा तरीका था सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का। ये हमने इसलिए जाना ताकि आगे किसी क्वेश्चन में अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में x की वैल्यू जो है वो
एक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हमें वर्ड्स में ना देकर इक्वेशन की फॉर्म में दे, तो हमें किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और एक और थोड़ा सा करेक्शन हमको यहाँ पे नोट करना है, दैट इज ये जो सेट है इसमें इनफाइनाइट यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं लिखा जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। और इनफाइनाइट जो है ना, ये जो इनफाइनाइट का सिंबल है ये कोई एलिमेंट नहीं है, ना ही ये कोई नंबर है। इनफाइनाइट बस एक तरीका है ये शो करने का कि वो जो पैटर्न है, वो जो सीरीज है नंबर्स की, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो जब हमने d इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक देखा, x इक्वल टू 1 4 9 इस तरह से इनफाइनाइट तक देखा, बट हम जब सेट लिखेंगे दैट इज a इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में हमने ये सेट में एलिमेंट्स लिखे, तो उसमें हमें इनफाइनाइट नहीं लिखना है। ऐसा हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था। और सेट में अगर इस तरह की कोई सीरीज हो जो आगे कंटिन्यू रहती है, तो उसके लिए हम इन 3 डॉट्स को यूज में करते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको जब भी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, और इस तरह के ऑब्जर्वेशन आप आसानी से कर पाएंगे अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अब हम अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। पर अगली प्रॉब्लम से पहले अपना माइंड थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा और समझते हैं कि आखिर सेट की प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस किस तरह से सेट हमको पूछा जा सकता है। इसके लिए अपने देखते हैं, डेट इज सबसे पहले देखो यहाँ पे z लिखा हुआ है, ये एक सेट है z इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखा है, देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको दिख ही रहा है। सो z इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू z। और मैंने आपको z अभी थोड़ी देर पहले बताया था, z क्या था, z एक छोटा सिंबल है जिसका सीधा सा मतलब होता है z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सारे के सारे इंटीजर्स का सेट है, उसी से k की वैल्यू डिपेंड करता है। तो k की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर क्या होता है, उसी वही वैल्यू हो जाएगी k की। सो k इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, -1000 -100 -552 या माइनस, फिर उसके बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से 100 500 इस तरह से जो भी जाएगा आगे तक इनफाइनाइट तक। तो ये सारे इंटीजर्स का ही तो सेट था ये। तो k बिलोंग्स टू z, इसका मतलब k की वैल्यूज यही सारी होंगी। और x किसके इक्वल है, k के इक्वल, तो x भी ये सारी वैल्यूज के इक्वल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया इसको, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं वापस से। तो x की वैल्यूज भी ये सारी हो जाएगी। तो इसका मतलब सेट क्या हो जाएगा अपना, z इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, इसका मतलब z इज इक्वल टू ये जितनी भी x की वैल्यूज है अपन ने सारे के सारे यहाँ पे उतार दी। और ये z क्या है, अभी अपन ये देखा था ना, z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसीलिए मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा था कि वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कैसे है। तो z का मतलब यही सेट है। यहाँ पर भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो z हमने सेट लिखा है, इसमें x की वैल्यूज को हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, और इस सेट में हमने माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इन दोनों को भी शो किया है। बट ये एक गलत चीज है, सेट में सिर्फ एलिमेंट्स आते हैं, और इनफाइनाइट जो होता है या फिर माइनस इनफाइनाइट जो होता है, ये सिर्फ सिंबल है, ये सिर्फ ये शो करने के लिए होता है कि वो सीरीज ऑफ नंबर्स जो है, वो जो पैटर्न है, वो कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ ये बात को शो करने के लिए इनफाइनाइट को यूज किया जाता है, वो सेट में एलिमेंट की जगह नहीं आएगा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसको हम z से डिनोट करते हैं, उसको हम एक्चुअल में इस तरह से लिख सकते हैं, z इक्वल टू, ब्रेसेस लगा देंगे, फिर 3 डॉट, कॉमा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलता रहेगा, और आगे फिर से अपन 3 डॉट लगा देंगे। ये दोनों साइड में 3 डॉट लगाए हैं, इसका मतलब है ये सीरीज जो है, ये जो पैटर्न है इन नंबर्स का, ये दोनों डायरेक्शन में इट विल कंटिन्यू इनडेफिनेटली। इनफाइनाइट को हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी सीरीज ऑफ नंबर्स को शो करना हो कि ये सीरीज कभी भी खत्म नहीं होगी। बट सेट के केस में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है कि वहां पर इनफाइनाइट ना लिखकर उस जगह पर 3 डॉट लगा दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट वाली जगह पर भी 3 डॉट लगा दिए और प्लस इनफाइनाइट वाली जगह पर भी 3 डॉट लगा दिए। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये अपने को सिंबल याद रखना है कि Z इज द सिंबल फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसी तरह से अगली एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया अपने को, एक सेट दिया A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n। अब देखो x किसके इक्वल दिया है, 1/n के इक्वल, और n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू n। ये कैपिटल N क्या था, इट इज द सिंबल फॉर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, n इज इक्वल टू, देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका सेट होता है, वही वैल्यू हो जाएगी n की, बिकॉज n बिलोंग्स टू n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक, यही तो होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से x किसके इक्वल है, 1/n के इक्वल है। ये x का फॉर्मूला है ना एक तरह से। तो x 1/n के इक्वल है और n इन सब के इक्वल है, तो x क्या हो जाएगा, 1/1 1/2 1/3, इस तरह से आगे चलते रहेगा x। तो x की ये सारी वैल्यूज हो गई। और a क्या है, द सेट ऑफ ऑल x, तो इन्हीं सबको अपन इस सेट में लिख दिया, a इज इक्वल टू 1/1 1/2 1/3 1/4, इस तरह से चलता रहेगा, 1/100 1/500 आगे तक, जहां तक भी आपको जाना चाहते हो। और इसी तरह से ये एक और एग्जाम्पल अपने देखते हैं। इसी में थोड़ा सा चेंज है कि देखो एक सेट है A, इसको अपने दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको नाम दे दो P। सो P एक सेट है इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n। ये अभी ऊपर अपन देखा था, बट इसमें n क्या है, इसमें भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n की वही सारी वैल्यूज हो सकती है। नेचुरल नंबर तो यही सारी वैल्यूज होती है नेचुरल नंबर की, तो इसके अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर से बराबर। बट इसमें एक और चीज दी हुई है कि जो x है ना, x इज इक्वल टू 1/n है, जहां पर n जो है, n जो है वो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है n, और n की वैल्यू एक और दी है, एंड n इज ग्रेटर देन 1 और n इज लेस देन इक्वल टू 5। n जो है वो 1 से तो बड़ा है और 5 के इक्वल भी है और 5 से छोटा भी है, मतलब n की जो वैल्यू है ना वो 1 से 5 के बीच में ही वाली ही है। तो इससे अपन ने क्या देखा कि n ऐसे तो नेचुरल नंबर है, मतलब इसकी 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट एक और अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी कि n की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है। तो ये जो लिखा है ना 1 से लेके 5 के बीच में, इसके हिसाब से n की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी देखते हैं। n हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेस देन लिखा है, इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, लेस देन इक्वल टू वाले का एग्जांपल था। अगर ग्रेटर देन का साइन यहाँ पर है तो n इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब n 1 के इक्वल नहीं है, 1 से बड़ा ही है, तो इसका मतलब 1 से शुरू नहीं होगा, n की वैल्यू शुरू होगी 2 से, फिर 2 3 4 और 5 तक जाएगी, बिकॉज ये 5 से छोटा भी है और 5 के इक्वल भी है। तो n की क्या वैल्यूज हो जाएगी, 2 3 4 और 5, और इन्हीं n, और x क्या है, x है 1/n के इक्वल, तो x इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/2 1/3 1/4 1/5, ये मैंने चारों x की वैल्यू लिख दी। और p क्या है, सेट ऑफ ऑल x, तो p क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं p लिख देता हूं, p हो जाएगा 1/2 1/3 1/4 1/5, बस ये सेट हो गया। तो अपन ने इसमें क्या देखा कि इन दोनों सेट में स्टार्टिंग में तो सेम लिखा था यहाँ तक, n बिलोंग्स टू n n बिलोंग्स टू n, बट इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई जब यहाँ पे लिख दिया एंड n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो इस छोटी सी और डेफिनेशन में कुछ ऐड करने की वजह से ये सेट चेंज हो गया। तो अपने को इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है ताकि अपन आगे की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो अभी अपन ने एग्जांपल देखा ना कि सिर्फ x की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा सा चेंज करने की वजह से पूरा का पूरा सेट चेंज हो जा रहा है, क्योंकि उस वाले सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट थे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे, बट इस वाले सेट में 4 ही एलिमेंट है, बिकॉज हमने n की वैल्यू लिमिट कर दी इसमें। तो इस डेफिनेशन की वजह से सेट चेंज हो गया। और इसी में अपने को एक और चीज देखनी है कि अगर अपने को इस तरह से कोई सेट दे दे, मान लो जैसे अपने को कोई क्वेश्चन में दे दे p इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 1/5, इस तरह से अगर क्वेश्चन में दे दे तो, और अपने को कहे इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ। अगेन अपने को यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी कि हमको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और मैंने आपको बताया था जब भी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो अपने को उसकी डेफिनेशन के बारे में सोचना पड़ता है, अपने को कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। और एक और बात मैंने आपको बताई थी, अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एक रोस्टर फॉर्म के
बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के। तो जैसे इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मैं P क्या लिख सकता हूँ, P मैं लिख सकता हूँ जैसे कि अभी अपन ने इससे ये बनाया ना, इसी को मैं वापस लिख सकता हूँ, P को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या दिख रहा है, P इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है ना वो 2 के इक्वल टू है और यहाँ पे 5 तक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस हिसाब से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही देखो n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक, बट नेचुरल नंबर में भी कहां तक है, 2 से शुरू है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखा है तो n 2 के भी इक्वल है, तो 2 3 4 और 5 तक, बस ये 4 वैल्यू है। अब x क्या हो जाएगा फिर इसके हिसाब से 1/2 1/3 1/4 1/5, यही सेट है। तो अपनी ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से ये डेफिनेशन लिख दी। इसी तरह से मैं एक और डेफिनेशन इसके लिख सकता हूं, डेट इज x इज इक्वल टू 1/n प्लस 1, मैं इसकी ये डेफिनेशन भी लिख सकता हूं, और यहां पे मैं लिख दूंगा वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n जो है ना वो 1 से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन इक्वल टू 4, इस तरह से भी मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं। इसको क्रॉस चेक करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं, x इसके इक्वल है और n इसके इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या होगी इसके हिसाब से, n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक, और इस नंबर्स में नेचुरल नंबर्स में n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, सो n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 और 4। तो फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 प्लस 1, n की वैल्यू 1 के लिए x की वैल्यू क्या होगी 1/1 प्लस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह से 1/2 प्लस 1 मतलब 1/3, 1/3 प्लस 1 मतलब 1/4, 1/4 प्लस 1 1/5। तो देखो ये वापस से ये वाले सेट आ गया। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब ये है कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म अपन ने इस तरह से लिखा है ना, देखो इन दोनों में फर्क तो दिख ही रहा है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला x किसी और के इक्वल है, यहाँ पे n की वैल्यूज भी चेंज है, बट इनसे आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी सोच पे, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से लिखना चाहते हैं। बस इसकी एक ही शर्त होती है कि उस सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करें तो वापस से ये वाला सेट आना चाहिए। इसी में हम एक और चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं जैसे ये जो नेचुरल नंबर लिखा है इसको यहाँ पर n की जगह मैं z भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। n जो है वो कहां से बिलोंग करता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसी का तो सिंबल z होता है। तो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और जितने भी इंटीजर है, इंटीजर कहां से, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारे इंटीजर्स है सिवाय डेसिमल वाले नंबर्स के। तो उन नंबर्स के अलावा जितने भी इंटीजर्स है, तो उन इंटीजर्स में भी n जो है यहाँ पे अपन ने ऐड कर दी डेफिनेशन कि n तो है ना वो तो 2 से लेके 5 तक ही है। तो इस वाले सेट को आप सॉल्व करोगे ना तो भी ये वाले ही आएगा। तो यहाँ पे z लिखें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। अपने को बस एक ही चीज की ध्यान रखनी है कि वापस से सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करने पर यही आना चाहिए, वरना आप इस तरह से आप कितने भी टाइप के सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हो। तो इसका मतलब किसी भी रोस्टर फॉर्म को जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है उसका एक ही आंसर हो, उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट यही शर्त है कि उसको सॉल्व करे तो फिर से वही रोस्टर फॉर्म बनना चाहिए। चलिए इसी बात को खत्म करते हुए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ये जो एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल से आपको मैंने अभी जो 2-4 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स बताए ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो आपके सारे इसमें यूज हो जाएंगे और आपको एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अपने प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखो क्या दिया, राइट द सेट, ये 1/2 2/3 3/4। देखो अपने को इधर ध्यान देना है पहले, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। तो ये जो भी पैटर्न है, जो भी सेट है, इन सेट बिल्डर फॉर्म अपने को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मतलब अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में एक ऐसी एक्स की कुछ डेफिनेशन लिखनी है। हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, मान लो ये सेट ए है, इसका नाम ए दे दिया, यहां पर अपने को है ना एक्स की कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखना है, कुछ ऐसी डेफिनेशन लिखनी है जिसको सॉल्व करने पर वापस से अपने को ये वाला रोस्टर फॉर्म मिल जाए। तो ये अपने को कैसे मिल सकता है, इसके लिए मैं आपको ये छोटा सा एग्जांपल एक और बताता हूं। जैसे अभी अभी अपन ने प्रॉब्लम देखी थी, उसमें अपन ने एक सेट लिया था जिसको 1/1 1/2 1/3 ये एक रोस्टर फॉर्म में मान लो दिया हुआ है। तो इसको अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अपने कैसे लिख सकते हैं, अपन ने किया था देखो x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n। अपन ने कह दिया n जो है ना वो नेचुरल नंबर है
और नेचुरल नंबर में भी n की वैल्यू 1 से 3 तक है। देखो इस वाले जो दिया हुआ है ना 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब n की क्या वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 और n x किसके इक्वल है 1/n, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1/1 1/2 1/3। ये आ गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि x है ना द सेट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 1/n प्लस 1। सो x इज इक्वल टू 1/n प्लस 1। यहाँ पर मैंने कह दिया n जो है ना वो इंटीजर है, बट उन सारे इंटीजर्स में भी n की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, ऐसा मैंने कह दिया। ऐसा क्यों कहा? बिकॉज देखो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब n की वैल्यू इंटीजर्स में कहां तक हो जाएगी, n इक्वल टू 0 इक्वल टू है ना, फिर 1 फिर 2। इसका मतलब यहाँ पे देखो, अब इस फॉर्मूले में x में n पुट करो तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1/1। अब यहाँ पे 1 पुट करो तो 1/1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/3। तो देखो ये वाला वापस से सेट मिल गया ना अपने को, ये वाले। तो इसका मतलब ये वाला P जो सेट बिल्डर फॉर्म में ये दोनों जो लिखे हैं ये दोनों के दोनों ही सही है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके अपने को ये आंसर मिल रहा है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज क्या है कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, अपन ने n का जो फॉर्मूला डिसाइड कर रहे हैं इसमें आपने एक चीज नोट करी, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 1/n, x इज इक्वल टू 1/n प्लस 1। आपने एक चीज देखी कि सिर्फ मैं डिनोमिनेटर में ये जो अपॉन का साइन होता है इसके नीचे ये जो होता है इसको अपन डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज नोट करी कि मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज किया है, यहाँ पर n लिखा है, यहाँ पे n प्लस 1 लिखा है, मैं n-1 भी लिख सकता हूँ और उसमें फिर n की वैल्यूज चेंज कर दूंगा, वापिस से ये आ जाएगा। बट आपने एक चीज गौर करी क्या कि यहाँ पर मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज करा है। ये मैंने क्यों किया है? बिकॉज इस सेट के अंदर ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं उसमें ये देखो n क्या है, यहाँ पे n एक वेरिएबल है तो n की वैल्यू ही तो चेंज होगी, n ही वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर ऊपर तो वैल्यू सेम है 1 1 1, तो ऊपर मैंने कोई चेंज नहीं करा, ऊपर मैंने 1 का 1 ही रहने दिया है। इसी तरह से यहाँ पर इस सेट में क्या है 1/2 2/3। देखो यहाँ पे न्यूमिनेटर भी बढ़ते जा रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब न्यूमिनेटर भी चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर भी चेंज हो रहा है। जैसे जहां पे भी x अपॉन वाई लिखा होता है उसमें ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। स्पेलिंग का आप देख लेना, मेरे को पता नहीं है सही है या नहीं। और इस प्रॉब्लम में न्यूमिनेटर में भी वैल्यू बदल रही है, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू बदल रही है। इसमें न्यूमिनेटर में वैल्यू नहीं बदल रही थी, इसलिए मैंने न्यूमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं किया है। डिनोमिनेटर में इसमें वैल्यू बदल रही है, इसलिए डिनोमिनेटर में मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूं। यहाँ पर दोनों साइड में वैल्यू बदल रही है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। इसका मतलब मेरे को n जो है ना, n या वेरिएबल जो भी है उसको मेरे को ऊपर भी लिखना पड़ेगा और नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया n/n, बट अब इसमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, n/n तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ऊपर n लिखा हुआ है, मान लो अगर ऊपर n है तो नीचे क्या है, ये एक ज्यादा है ना, इससे 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो इसका मतलब अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 लिखना पड़ेगा। तो ये x इज इक्वल टू n/n+1 आ गया। और अपने इसमें आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अपन मान लेते हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और n की वैल्यू अब अपन क्या रखें, देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर के हिसाब से n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक हो सकती है। और अपने को आंसर में क्या चाहिए 1/2 चाहिए। इसका मतलब n की वैल्यू शुरू तो 1 से ही होगी, तभी तो n इज इक्वल टू 1 के लिए 1/2 अपने को तभी तो मिलेगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इस फॉर्मूले में 1/1 + 1, तो यहाँ पे मेरे को 1/2 मिल जाएगा, मिल गया। उसके बाद में n इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे 2/3, फिर 3/4। n इज इक्वल टू 6 के लिए मेरे को 6/7 मिल जाएगा। n इक्वल टू 6 के लिए मेरे को क्या मिलेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से 6/6 + 1, मतलब 6/7। इसका मतलब अपने को पता पड़ गया ना, n इक्वल टू 1 से लेके 6 तक अपने को रखना है। तो ठीक है, वही अपन इस डेफिनेशन में लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 1 से लेके अपने को 6 तक रखना है। सो वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n जो है वो 1 के बराबर इक्वल है और 6 से बस 6 से छोटा है। सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इस देखो n इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये जो अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म बनाया ना, ये सही है या नहीं अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1, वेयर जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब n की वैल्यू 1 से शुरू होगी 3 तक, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगी। और
एक और चीज दी हुई है, n जो है 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल भी है, n जो है 6 से छोटा और 6 के इक्वल भी है। इसका मतलब n की वैल्यू 1 से शुरू होगी तो सही, बट ये सिर्फ 6 तक जाएगी, तो ये n की वैल्यू हो गई। अब इसी को अपने इस फॉर्मूले में लिख के देख लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 + 1, ये क्या हो जाएगा 1/2, 2/2 + 1 मतलब 2/3, 3/3 + 1 मतलब 3/4, 4/4 + 1 मतलब 4/5, 5/5 + 1 मतलब 5/6 और 6/6 + 1 इज 6/7। तो देखिए यही अपने को सारी वैल्यूज मिल रही है और इसी को अपने सेट में पुट कर देंगे तो यही मिल जाएगा 1/2, 2/3 इस तरह से 6/7 तक। तो इसका मतलब अपनी ये फॉर्म बिल्कुल सही है। अपने इसमें थोड़े और भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर n की जगह अपने इंटीजर के लिए z भी लिख सकते हैं और फिर अपन इन n की वैल्यूज में यहाँ पे 1 और 6 की जगह और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम और भी तरीके देखेंगे आगे, बट ओवरऑल अपने को ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें तब उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। इस रोस्टर फॉर्म के लिए ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म भी करेक्ट है, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म भी करेक्ट है। इस तरह से और भी सेट बिल्डर फॉर्म बनाए जा सकते हैं केवल इस अकेले रोस्टर फॉर्म के लिए, पर वो सेट बिल्डर फॉर्म करेक्ट होना चाहिए। और वो अपन चेक कैसे करते हैं, उस सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व कर दो, वो वापस से ये वाला रोस्टर फॉर्म बनना चाहिए। अगर वो इस तरह से रोस्टर फॉर्म बन रहा है इसका मतलब वो वाला सेट बिल्डर फॉर्म करेक्ट है। तो अपने को इसमें एक और बात ये छोटी सी देखनी है कि किसी भी रोस्टर फॉर्म के लिए सेट बिल्डर फॉर्म तो बहुत से तरीके से बनाए जा सकते हैं, बट कोई भी अपने को एक सेट बिल्डर फॉर्म अगर दे दे, जैसे किसी ने मेरे को ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से लिख के दे दिया ना, तो इससे तो मैं यही बना सकता हूं, इससे मैं सिर्फ ये वाला रोस्टर फॉर्म बना सकता हूं। इस सेट बिल्डर फॉर्म के एक से ज्यादा रोस्टर फॉर्म नहीं हो सकते, बट किसी भी रोस्टर फॉर्म के एक से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म हो सकते हैं। बस यही बात अपने को देखनी थी। सो ओके स्टूडेंट्स, इस बात को खत्म करके हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 5 और इसमें लिखा है मैच द फॉलोइंग। तो जहां तक मैं देख सकता हूं यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है और इसमें टोटल 8 ब्लॉक दिए हुए हैं, उनमें सब में सेट लिखे हुए हैं, ठीक है। और जहां तक मैं देख सकता हूं इस वाले साइड में सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर, आप जो भी उसको कह सकते हो। यहाँ पे एलिमेंट्स को लिखा हुआ है और इस वाले साइड में सेट जो दिया हुआ है उसमें सेट में x की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे रखी है, मतलब x की डेफिनेशन दे रखी है, इसमें एलिमेंट नहीं दिए हुए। तो अपने सीधे से कह सकते हैं ना कि ये वाला साइड है, इस वाले साइड में सेट दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में, और इस वाले साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में ये दे रखे हैं। तो अपने को इसमें करना क्या है कि इस साइड से इस साइड को मैच करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इस साइड का कौन सा सेट इस साइड में से कौन से मैच करता है। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ऐसा करो कि इधर वाले जो रोस्टर फॉर्म में सेट दिए हुए हैं उनमें से किसी भी एक सेट को लेकर आप उसको ऑब्जर्व करो कि उसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो सकता है, और जो भी आप ऑब्जर्व करोगे उसमें से फिर इसमें से मैच करो, और इसमें अगर वो वाला प्रेजेंट है तो आप उसको उससे मैच कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे कि अभी अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि किसी भी रोस्टर फॉर्म को जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदलते हैं तो उसके बहुत से सेट बिल्डर फॉर्म हो सकते हैं, एक ही रोस्टर फॉर्म के एक से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब समझे कि रोस्टर फॉर्म अगर हम ये देख भी लें और उसको हम ऑब्जर्व करके सेट बिल्डर फॉर्म बना भी दे तो जरूरी नहीं कि वो अपने को इनमें से मिले, क्या पता हम इसने जो दिया हुआ है वो अपने वाले से मैच ना करता हो। हाँ, मैं मानता हूं कि हम जो सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे ऑब्जर्व करके उसको सॉल्व करके ये वाला रोस्टर फॉर्म जरूर आ जाएगा, बट क्वेश्चन में तो इनको मैच करने को कहा गया है, तो उसके लिए हमको इन्हीं में से किसी गिवन सेट से इसको मैच कराना होगा। तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका अपना क्या था कि किसी भी रोस्टर फॉर्म को ऑब्जर्व करके सेट बिल्डर बनाओ और उसको इससे मैच कर लो, बट ये वाला तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट दूसरा तरीका क्या है, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे कि अपन जानते हैं कि किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म का तो एक ही रोस्टर फॉर्म बन सकता है, तो क्यों ना हम इन सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करें और जो भी इनका आंसर आएगा उनको इस साइड से मैच कर लेंगे। तो ठीक है, फिर सबसे पहले इस वाले सेट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 18।
तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है वो तो अपन जानते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया z प्लस। इसी तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपन ने देखा था ना z प्लस क्या होता है, ये एक सिंबल होता है किस चीज का, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। और इसका अपन ने सेट देखा था ना, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है। सो x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर, और साथ ही में ये दिया हुआ है कि दैट एंड x इज अ डिवाइजर ऑफ 18। अब डिवाइजर क्या होता है इसकी बात बताता हूं मैं। जैसे आप एक नंबर सेलेक्ट करो 10, ठीक है ना, 10 एक नंबर है, इसके अंदर देखो अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो 1 से शुरू करते हैं। 10 जो है ना 1 से डिविजिबल है, हाँ 1 10 जा 10 हो जाएगा। 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से हाँ 5 इंटू 2 10 हो रहा है। 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से हो जाएगा। 10 इंटू 1 10 हो गया। इसके आगे 11 12 13 किसी से भी कर लो, वो इससे डिविजिबल नहीं होगा। तो अपन ने देखा कि 10 के डिवाइजर कौन कौन से हुए, 1 2 5 और 10। तो ये चारों 10 के डिवाइजर कहलाएंगे, जो भी नंबर 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। इसी से एक रिलेटेड वर्ड होता है जिसको फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे अपन डिवाइजर की बात करते हैं, तो इसी वजह से जैसा कि क्वेश्चन में दिया है दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो पॉजिटिव इंटीजर तो हमने देखा z प्लस इस सेट से बिलोंग करता है x, और वो साथ ही साथ में 18 का डिवाइजर भी है। जो ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं इनमें से 18 के डिवाइजर्स क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे कि अभी हमने 10 के डिवाइजर्स निकाले थे ना, 1 2 5 और 10। इसी तरह से 18 के डिवाइजर भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 1 इंटू 18, 1 जो है वो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 1 जो है वो 18 का डिवाइजर है, ठीक है। इसी तरह से 2 इंटू 9 18 होता है, 3 इंटू 6 18 होता है। 4 से करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, 5 से करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। 6 इंटू 3 पूरा डिवाइड कर रहा है। 6 के बाद में 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, फिर 9 इंटू 2 18 आ रहा है। 9 के बाद में 10 से लेके 11 12 13 14 15 16 17 तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 18 को डिवाइड करता हो कंप्लीटली। उसके बाद में सीधा 18 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनमें से 1 2 3 6 9 और 18 ये 6 नंबर हैं जो 18 के डिवाइजर्स कहलाते हैं। इसका मतलब अपना सेट हो जाएगा x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और उन पॉजिटिव इंटीजर में से x 18 का डिवाइजर है। इसका मतलब 18 के डिवाइजर हो गए 1 2 3 6 9 18। तो इसका मतलब अपना सेट हो जाएगा, ए नंबर ये जो सेट है ये हो जाएगा 1 2 3 6 9 18। तो ये फाइनली इसका आंसर होगा। और इस तरह का सेट अपने को इस साइड में कहां पर दिख रहा है, ये रहा। इसका मतलब ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ए, इसका देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 का हो जाएगा ए और ए का हो जाएगा 3rd। इसी तरह हम अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब इस वाले सेट में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। मतलब एक इक्वेशन दे रखी है और ये भी बता रखा है x जो है ना वो इंटीजर है। तो सबसे पहले अपने को देखना है x इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है हम जानते हैं, दैट इज z से अपने इसको डिनोट करते हैं, है ना। z किस चीज का सिंबल होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जैसे कि यहाँ क्या दे रखा है, x इज एन इंटीजर, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक जितनी भी ये सारी x की वैल्यूज ही हो जाएगी। तो ये है वो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z, और x जो है ना वो एक इंटीजर है। इसका मतलब x की इनमें से कोई वैल्यू होगी, बट इनमें से भी कौन सी वैल्यू होगी उसके लिए अपने को और आगे दे रखा है डेट x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर देखो, अगर इसमें ये वाली चीज नहीं दे रखी होती है ना, अगर इसमें ये नहीं दे रखा होता x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, सिर्फ ये दे रखा होता है x इन एन इंटीजर, तो फिर सिर्फ यही अपना आंसर हो जाता है, ये वाला सेट बन जाता है z इक्वल टू दिस। अब ये वाला सेट भी, बट इनमें तो कहीं पे प्रेजेंट है ही नहीं। वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसके आगे एक और चीज ऐड कर दी, डेट इज x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना होगा, देखो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 9 को उधर ले गया तो प्लस 9 हो गया। अब इस जगह पर अपने को एक चीज देखनी है कि जब भी है ना किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है जैसे, है ना, तो अगर कभी भी जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू k कोई भी नंबर दे रखा है, तो उसमें क्या है, x की ना 2 वैल्यूज हो जाती है हमेशा। क्यों हो जाती है वो अभी अपन देखते हैं, इसको इस चीज से समझते हैं। जैसे देखो, अगर x स्क्वायर 9 के इक्वल है तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, x की यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती है, एक तो -3 और +3। क्योंकि देखो
-3 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो भी 9 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से +3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। इसका मतलब x की ये दो वैल्यू हो जाएगी, -3 और +3। एक्स स्क्वायर कभी किसी चीज के इक्वल दे रखा हो ना स्क्वायर को, तो उसमें क्या करना है, x की हमेशा दो वैल्यू हो जाएगी अगर स्क्वायर है तो। एक तो हो गई स्क्वायर रूट ऑफ के और एक हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ के। इन दोनों कैसे हो जाएगी, देखो अगर x को अपन अंडर रूट के माने तो इसकी वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो के हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर के वापिस आ गया ये वाली क्वेश्चन। अगर अपन x को -√k माने तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, -√k का स्क्वायर। और इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं -√k इंटू -√k। और इन दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो गया और फिर √k इंटू √k बचेगा और ये दोनों क्या हो जाएगा k। तो फिर से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k। वापिस ये इक्वेशन आ गई। इसका मतलब जब भी एक्स स्क्वायर किसी चीज के इक्वल होगा तो उसका अंडर रूट कर दो, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 3 और उसकी दो वैल्यू हो जाएगी -3 और +3। ठीक है, तो x की अपने को ये दो वैल्यू मिल गई। और एक और चीज क्या पता है अपने को कि x की वैल्यू इन्हीं में से कोई पॉसिबल है, तो इनमें -3 भी आ रहा है और +3 भी आ रहा है। इसका मतलब x की ये दो वैल्यू हो जाएगी और अपना फाइनली सेट ये बन जाएगा, ये वाला जो सेट है वो बन जाएगा b इक्वल टू -3, +3। ये दो वैल्यू होगी। और इस तरह का सेट अपने को इस साइड कहाँ दिख रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब ये और ये दोनों सेट मैच कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी और इसका हो जाएगा 4th नंबर। तो ये दोनों भी मैच हो गए। इसी तरह अपने अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं, अगर मान लो, देखो यहाँ पे आप एकदम ध्यान से सुनना, अगर इस जगह पर दे रखा होता है x इज एन नेचुरल नंबर, अगर अपने कोई इंटीजर की जगह यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा होता और साथ ही में लिखा होता एंड x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो नेचुरल नंबर के हिसाब से x की वैल्यू कहां से शुरू होती, 1 से स्टार्ट होती, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है। उस टाइम के अंदर फिर अपने सॉल्व करते हैं ना x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, इसकी आंसर तो दो आती, -3 और +3। बट अपन ने क्या माना है, अपने को दे रखा है x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के हिसाब से वो वाला जो सेट होता ना उसमें -3 वाला नहीं आता, बिकॉज -3 तो नेचुरल नंबर में आएगा ही नहीं, तो उस समय इस सेट के अंदर सिर्फ +3 आता। तो ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है, इस तरह से अपने को छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है ताकि कहीं गलती ना हो। तो अपने अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल x सच डेट x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इक्वल टू 1। तो इसमें भी ये बता रखा है कि x एक इंटीजर है और एक इक्वेशन दे रखी है। तो अपने पहले देखते हैं x इंटीजर है तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके होते हुए -3 -2 इस तरह से होते होते प्लस इनफाइनाइट तक, ये जो सारी वैल्यूज है ये इंटीजर्स होते हैं। तो x जो है उसकी यही वैल्यूज होगी। और इंटीजर का सेट क्या होता है, z से अपन डिनोट करते हैं, तो इसका सेट इस तरह से हो जाएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी सेट में ना इस तरह से इनफाइनाइट का सिंबल नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो 3 डॉट होते हैं ना, आगे लगाओ या पीछे, इनका मतलब यही होता है कि ये जो एलिमेंट्स है ना उस डायरेक्शन में वो उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे 3 डॉट लगा दिए, इसका मतलब -3 के बाद -4 -5 -6 इस तरह से चलता ही रहेगा। The elements of that set will continue indefinitely। यही चीज मैंने आपको बताई थी 3 डॉट का मतलब, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी इनफाइनाइट नहीं लिखकर 3 डॉट ही लगा देंगे। तो ये z जो है वो रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट x बिलोंग्स टू z इज एप्सिलॉन का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और x बिलोंग्स टू z का मतलब है कि x जो है उसकी वैल्यू इंटीजर वाले सेट से ही डिफाइन होगी। सो x बिलोंग्स टू z। तो अपने x इज एन इंटीजर, इसकी जगह पर ये भी अगर गिवन होता ना x बिलोंग्स टू z, तो भी इसका यही मतलब होता, सेम मतलब होता दोनों का। अब अपन इसके इक्वेशन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, x + 1 इक्वल टू 1। इसको अपन यहाँ पे नोट किया, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, देखो x + 1 इक्वल टू 1 दे रखा है, इस +1 को उधर ले जाता हूं, सो x इज इक्वल टू 1 - 1, x इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो गया, x की एक वैल्यू है 0, और x की अपन ने क्या चीज देखी, एक तो इसने दे रखा है x इंटीजर है, तो इसने x की क्या क्या चीजें दे रखी है x के बारे में। एक तो दे रखा है x जो है ना वो इंटीजर है, इसका मतलब x की वैल्यू इन सब में से कोई एक होगी। और ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके बेसिस पे हमने पता लगाया कि x की वैल्यू 0 है, और इसमें क्या कॉमन है,
इन सारी वैल्यूज में, और इसमें क्या कॉमन है 0। सो x की वैल्यू अपन फाइनली कह सकते हैं 0 हो गई। तो फिर इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये C सेट जो है ना, ये वाला, इसको अपन ने लिख दिया इस तरह से, ब्रेसेस लगा दिए और बीच में लिख दिया 0, बिकॉज इस सेट में x की सिर्फ एक ही वैल्यू है, इसलिए अपन इसको कहेंगे 0। यहां पर मैं आपको एक और छोटा सा पॉइंट बता दूं, किसी भी सेट में जिसमें भी एक एलिमेंट होता है ना, जैसे अपन ने इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट थे, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट होता है ना, उसको अपन कहते हैं सिंगलटन सेट। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिंगलटन सेट, या फिर इसको एक और चीज कह सकते हैं यूनिट सेट। तो जिस भी सेट में एक ही एलिमेंट होगा उसको सिंगलटन सेट कहेंगे या फिर यूनिट सेट भी कह सकते हैं। वैसे इस चीज के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम सेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली सेट के भी अलग अलग तरीके नाम होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इस पॉइंट पे मैं आपको एक स्पेशल बात बताता हूँ, डेट इज इसमें भी अगर हमको इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर दिया होता, तो इसका मतलब अगर हमको x इज अ नेचुरल नंबर लिखा होता और साथ ही में दिया होता x + 1 = 1, तो इस इक्वेशन के हिसाब से x की वैल्यू 0 आ जाती। और इसमें अपने को क्या दे रखा है, x तो नेचुरल नंबर है, बट 0 जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो उस कंडीशन में इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता, बिकॉज जब ये इंटीजर था, जब x इंटीजर था और फिर उसके बाद में इस इक्वेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू 0 आई, तो 0 तो एक इंटीजर है, इसलिए अपन ने इस सेट में 0 यहां पर लिख दिया। बट अगर यहां पे नेचुरल नंबर आ जाए तो और यहां से x की वैल्यू 0 मिल रही है, तो उस कंडीशन में यहां पर 0 नहीं लिखेंगे। उस कंडीशन में अपन इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से ब्रैकेट बना देंगे और बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस तरह के सेट को कहते हैं एम्प्टी सेट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट जिस सेट में 0 होते हैं, जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है 0। इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है इस वाले सेट में। इसी तरह से इसमें 1 है, तो इसलिए इसको कह दिया सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट भी कहते हैं इसको। और इसी तरह से अगर इस वाले में x बिलोंग्स टू n होता, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आता और इसको अपन कह सकते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर हमने इस बात को तो समझ लिया। और क्वेश्चन के हिसाब से इस वाले सेट का आंसर हमने क्या निकाला, ये, और इस सेट को हमने इस साइड में देखा तो ये देखो ये मैच कर रहा है, ये वाला ही सेट दे रखा है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों मैच करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा C और इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये देखो 3 सेट मैच हो चुके हैं और चौथा सेट देखो ये बचा और ये बचा। इसका मतलब हमको डायरेक्टली आंसर मिल सकता है कि ये और ये सेट मैच करेंगे। हाँ, वो अपने देख भी सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह के ही वर्ड आ रहे हैं, बट अपने को कभी भी इस तरह से बचे हुए सेट को मैच नहीं करना है, क्योंकि ऐसा भी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आप बचे हुए सेट को सॉल्व करो और वो इस साइड में बचे हुए सेट से मैच नहीं करे, तो उस चीज को अपने को ध्यान रखना है। खैर, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमको क्या दे रखा है। इसमें दिया है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a letter of the word principal, PRINCIPAL। ये वर्ड दे रखा है, इसमें से एक लेटर है, इसमें जो लेटर है वही x है, ठीक है। तो इस सेट को अपने कैसे लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या लेटर है, देखिए PRINCIPAL। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 लेटर है ना, यही x की वैल्यू है। तो इसी को अपने सेट बना देते। इसके दोनों तरफ हमने ब्रैकेट लगा दिए और बीच में कॉमा लगा दिया, तो देखो ये सेट बन गया। बट इसमें भी क्या है, ऐसे तो देखो ये फाइनल आंसर है, ये एकदम सही है, अपने उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको जनरली रिपीट नहीं किया जाता। अपने इसको इस तरह से लिखे तो भी आंसर सही है, बट अगर अपन रिपीट ना करें तो बेटर है। जैसे देखो ये वाला P और ये वाला P, ये दो यहाँ पे P आ रहे, तो अपन एक P लिखेंगे ना, तो भी वो सही माना जाएगा। तो इन दोनों, ये 2 P हो गए, ये 2 I हो गए, देखो इन पे मैंने रेड टिक कर रखा है, तो ये 2 I की जगह भी एक ही I लिखेंगे। उसके अलावा ये जो R है, N, C और A और L, ये 5 एक ही है, ठीक है ना। तो अपने देखते हैं, देखो P, फिर उसके बाद में R, फिर I लिख दिया, फिर N लिख दिया, फिर C लिख दिया। अब देखो I ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से आ चुका है, यहाँ लिख दिया अपन ने, ये I नहीं लिखा। ये वाला P भी पहले से आ चुका है तो नहीं लिखा, और उसके बाद में A और फिर L, तो क्या बन गया PRINCAL। तो ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं और एक ये सेट है, और यही सेट है ये वाला D सेट।
तो ये जो डी नंबर वाला सेट था ना, ये बन चुका है ये वाला सेट, और ये वाला सेट इनमें कहाँ पे मैच हो रहा है, ये वाले से मैच हो रहा है, PRINCAL। अगर है ना इसमें देखो, अगर इसमें से आई नहीं दिया हुआ होता, मान लो इसमें आई नहीं लिखा हुआ होता, तो फिर ये वाला सेट जो है ना वो इस वाले से मैच नहीं करता। फिर आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि फर्स्ट वाला डी से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है, एक एक एलिमेंट इधर से मैच होना चाहिए। तो जैसा कि अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर आई दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट मैच कर रहे हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी और इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसी पॉइंट पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और इसके अगले वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें अभी तक हमने जो भी सेट के बारे में पढ़ा है, उसका इंट्रोडक्शन, सेट क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके दो तरीके होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, उन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे, और इन बेसिक क्वेश्चंस में हमने कुछ नई चीजें भी सीखी। तो अभी तक सीखे इन सारी चीजों को हम उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उनको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखकर अच्छे से नोट्स बनाए हैं। तो हमको नोट्स को रिवाइज करना है और कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, और उनमें अगर कोई डाउट आता है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एक छोटे से डाउट को भी सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है। बट अगर आपने उस डाउट को सॉल्व नहीं किया तो लंबे टाइम तक वो पता नहीं कब तक आपके दिमाग में रहेगा और आपको वो टॉपिक कभी समझ में ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।